हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएस बुकिश में, जहां हम किताबों की दुनिया से सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचते हैं। आज हम लेकर आए हैं दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, रेणुका गोवरानी की अद्भुत किताब। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले हैं और दुनिया का शोर आपके भीतर की आवाज दबा रहा है? क्या आप चाहते हैं कि आप खुद से जुड़े, अपने भीतर की शांति खोजें और जीवन में सच्ची खुशी महसूस करें? तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे अकेलेपन को अपनाने, खुद को जानने और जीवन में पूर्णता पाने की कला। दोस्तों, जरा एक पल ठहरिए। जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, कमरे में, सड़क पर या अपने ही विचारों में, तो आपको कैसा लगता है? क्या वो सन्नाटा डरावना लगता है या फिर एक सुकून जैसा? ज्यादातर लोग अकेलेपन को डर की तरह देखते हैं, जैसे ये कोई सजा हो। पर रेणुका गोवरानी कहती है, अकेलापन सजा नहीं है, ये आत्मा का आराम है। यही इस किताब का मूल संदेश है। अकेले रहना भी एक कला है, और जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं, तो कोई आपको कभी अधूरा महसूस नहीं करा सकता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपनाने की एक यात्रा है। और इस कहानी का नायक है रोहित, नोएडा शहर का एक आम युवक, जो बाहर से तो बहुत खुश दिखता था, लेकिन अंदर से खोया हुआ था। नोएडा की ऊंची इमारतों, चकाचौंध भरी सड़कों और भागती दौड़ती भीड़ के बीच रोहित की जिंदगी भी उसी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा अपडेट रहता था। हर हफ्ते नए रेस्तरां में चेक इन, दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो और स्टोरीज में हंसी मजाक की झलक। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में जब सारी लाइक्स और कमेंट्स ठंडे पड़ जाते, तब रोहित का असली सच सामने आता। वो अंदर से खाली महसूस करता था। हर सुबह उसकी दिनचर्या लगभग एक जैसी होती। बिस्तर से उठते ही फोन उठाना, रील्स स्क्रॉल करना, फिर ऑफिस की तैयारी, मेट्रो में कानों में ईयरफोन ताकि किसी से बात न करनी पड़े। ऑफिस में लोग उसे मजाकिया और सोशल समझते थे, लेकिन वो खुद जानता था कि वो बस एक मुखौटा पहनकर जी रहा था। दोस्त बहुत थे, लेकिन जब मन भारी होता, तब कोई भी उसकी भावनाओं को गहराई से नहीं समझ पाता। एक दिन ऑफिस से लौटते समय रोहित एक बुक स्टोर में दाखिल हुआ। वैसे तो वो किताबें पढ़ने का शौकीन नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ अलग महसूस हुआ। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। नाम ने उसे सोच में डाल दिया। क्या अकेले रहने की भी कोई कला होती है? बिना ज्यादा सोचे उसने किताब उठा ली और घर जाकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे पन्ने पलटे, उसकी सोच बदलती गई। उसे एहसास हुआ कि वो सालों से एक बड़ी गलतफहमी में जी रहा था, अकेलापन और एकांत को एक जैसा समझना। किताब ने सिखाया, हम सबको लगता है कि अगर कोई हमारे साथ नहीं है तो कुछ कमी है। हम दूसरों की मौजूदगी से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन असली सच्चाई ये है, आपका पूरा संसार आपके भीतर है। किताब की लेखिका एक बहुत सुंदर उदाहरण देती है। वो कहती है, अगर आप किसी कमरे में अकेले हों और फिर भी चैन से सांस ले पा रहे हों, तो समझ लीजिए कि आपने खुद से दोस्ती कर ली है। अकेलापन वो है जब इंसान खुद को अधूरा महसूस करे, और एकांत वो है जब इंसान खुद के साथ समय बिताना चुने। लोग अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि अकेला इंसान अधूरा होता है। स्कूल से लेकर रिश्तों तक, हर जगह हमें यही समझाया गया कि हमें किसी साथी की जरूरत है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि हमें खुद का साथी कैसे बनना है। लेखिका लिखती है, जब तक आप खुद के सबसे अच्छे साथी नहीं बनते, तब तक कोई भी रिश्ता आपको खुश नहीं कर सकता। ये पंक्ति किताब की रीढ़ है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आत्मनिर्भरता शुरू होती है। वो बताती है कि अकेले रहना मतलब समाज से दूर भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना है, जो अक्सर दुनिया के शोर में दब जाती है। हर बार जब आप अकेले हो,
तो सोशल मीडिया या टीवी की ओर भागने की बजाय थोड़ी देर सिर्फ अपनी सोच के साथ बैठें। वो विचार जो अंदर से उठते हैं, वही आपकी आत्मा की आवाज है। रेणुका गोवरानी लिखती है, खुद से प्रेम करने का मतलब खुद को दर्पण में देखकर आई लव माई सेल्फ कहना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना है। खुद से प्रेम करने की प्रक्रिया शुरू होती है स्वीकृति से। हम सब में खामियां हैं, डर है, अधूरे सपने हैं, पर जब हम इन्हें छिपाने की बजाय अपनाते हैं, तभी हम स्वयं के सबसे सच्चे रूप से जुड़ते हैं। वो कहती है, जब तक आप अपनी कमियों से भागते रहेंगे, तब तक अकेलापन आपका दुश्मन रहेगा। पर जैसे ही आप खुद को पूरी तरह अपनाते हैं, अकेलापन आपका सबसे प्यारा मित्र बन जाता है। जब हम अकेले होते हैं, तो हमारी भावनाएं उभरने लगती हैं। कभी दुख, कभी गुस्सा, कभी पछतावा, कभी डर। हमें से बहुत लोग इन भावनाओं को दबा देते हैं, पर रेणुका गोवरानी कहती है, भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे आपके दिल के दरवाजे हैं। जब आप अकेले होते हैं, तो आपको वो बातें याद आने लगती हैं जो शायद सालों से आपने छिपा रखी थी। यही वो पल है जब आप हीलिंग शुरू कर सकते हैं। वो एक सुंदर उदाहरण देती है, आपका मन एक झील की तरह है। जब तक उसमें तूफान है, आप उसका तल नहीं देख सकते, पर जब पानी शांत होता है, तब आप उसकी गहराई में छिपे सच को देख पाते हैं। अकेलापन जब एक बार स्वीकार कर लिया जाए, तो वो धीरे धीरे शांति की साधना में बदल जाता है। लेखिका लिखती है, शांति बाहर नहीं, भीतर है, और अकेलापन वही द्वार है जिससे हम उस भीतर तक पहुंच सकते हैं। जब हम दूसरों की उम्मीदों से मुक्त होकर अपने भीतर के सन्नाटे में प्रवेश करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली सुकून मौन में है। वो बताती है कि हर इंसान को हर दिन कुछ पल ऐसे चाहिए जहां वो बस हो, कुछ करे नहीं, कुछ सोचे नहीं। लेखिका इसे साइलेंट मेडिटेशन कहती है, जहां आप बिना किसी मंत्र या सोच के बस शांत बैठते हैं, अपनी सांस को महसूस करते हैं और अपने अस्तित्व की धड़कन सुनते हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके भीतर की उथल पुथल को शांत करने लगता है। आपको महसूस होता है कि जो कुछ भी आप खोज रहे थे, वो सब पहले से आपके अंदर ही था। अकेलापन वो मिट्टी है जिसमें आत्मा का बीज पनपता है। जब हम अपने भीतर की खामोशी में जीना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक न्यू परसेप्शन जन्म लेता है। पहले जहां हम दुनिया को बाहरी आंखों से देखते थे, अब हम उसे अंतरात्मा की आंखों से देखने लगते हैं। जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं, तो हमारे रिश्तों की समझ भी बदल जाती है। पहले हम रिश्तों को जरूरत के नजरिए से देखते हैं कि कौन हमें समझे, कौन हमारे साथ रहे, कौन हमें खुश करे। पर अकेलेपन की साधना के बाद हम समझते हैं कि रिश्ते जरूरत नहीं, विकल्प है। हम किसी के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, न कि क्योंकि हम अधूरे हैं। रेणुका लिखती है, जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तब रिश्ते बोझ नहीं लगते, वे जीवन की मिठास बन जाते हैं। जब भी किसी रिश्ते में समस्या आए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते में अपनी कमी पूरी करने आया हूं या अपनी खुशियां साझा करने? आपका जवाब ही आपके रिश्ते का स्तर तय करेगा। रेणुका गोवरानी लिखती है, अकेलेपन में आप अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर नहीं खोजते, बल्कि वे उत्तर खुद आपके भीतर से उभरते हैं। जब व्यक्ति खुद को समझने लगता है, तो उसे ये एहसास होता है कि वो केवल कमाने या रिश्तों में निभाने के लिए नहीं बना, बल्कि उसके भीतर कुछ और बड़ा करने की चाह है। लेखिका इसे इनर कॉलिंग कहती है, यानी वो आवाज जो आपको बताती है कि आपका असली रास्ता क्या है। वो कहती है, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। जब आप सच में मौन होते हैं, तो आपके भीतर जो होता है वो मेडिटेशन बन जाता है। विचार धीमे हो जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। आप खुद को महसूस करने लगते हैं जैसे पहली बार अपने अस्तित्व से मिल रहे हों। रेणुका लिखती है, हम खुद को शरीर और दिमाग मान बैठे हैं, पर असल में हम आत्मा हैं जो इन दोनों का अनुभव कर रही है। जब हम लगातार बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं,
काम, लोग, अपेक्षाएं, डर, तो हम अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। पर जब हम अकेले बैठते हैं, मौन में प्रवेश करते हैं, तो धीरे धीरे हमें महसूस होता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। वो कहती है, एक पल के लिए अगर आप सांसों को महसूस करें और बस मैं हूं कहें, तो आप आत्मा से जुड़े हैं। लेखिका लिखती है, फ्रीडम इज नॉट व्हेन यू कैन गो एनीवेयर, फ्रीडम इज व्हेन यू कैन बी एनीवेयर एंड स्टिल बी एट पीस। जब इंसान अकेलापन अपनाता है, तो वो बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देता है। अब उसे खुशी के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति की जरूरत नहीं रहती। वो अपने भीतर स्थिर हो जाता है। ये वही अवस्था है जिसे अध्यात्म में मोक्ष कहा गया है, जहां न अपेक्षा है न डर, बस एक सुकून भरा अस्तित्व है। रेणुका गोवरानी कहती है, द अल्टीमेट आर्ट ऑफ बीइंग अलोन इज रियलाइजिंग दैट यू आर नेवर ट्रूली अलोन। क्योंकि जो आत्मा हम में है, वो ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। बस हमें उस एहसास तक पहुंचने के लिए कुछ पल अकेले रहना पड़ता है। लेखिका एक बेहद खूबसूरत बात कहती है, अगर तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते, तो दुनिया के किसी प्रेम में स्थायित्व नहीं होगा। हम अक्सर अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, सराहें और हमें महत्व दें। लेकिन इस कोशिश में हम खुद को भूल जाते हैं, अपनी जरूरतें, अपनी खुशी, अपनी सीमाएं। लेखिका बताती है कि खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं, बल्कि स्वाभिमान है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तो आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। आप दूसरों के निर्णयों या उनकी राय पर निर्भर नहीं रहते। वो कहती है कि स्वयं प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप खुद को सबसे ऊपर रखकर दूसरों को नजरअंदाज करें। रेणुका गोवरानी सेल्फ रिफ्लेक्शन को जीवन की सबसे बड़ी कुंजी मानती है। वो कहती है, जब आप अपने भीतर झांकना सीख लेते हैं, तो बाहरी शोर का असर खत्म हो जाता है। हर दिन हम दूसरों को देखते हैं, किसने क्या किया, क्या कहा, क्या सोचा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी गलतियों को बिना जजमेंट के देखना। ये प्रक्रिया हमें भीतर से साफ करती है और हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। लेखिका कहती है कि हमारे भीतर का डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक है। हम डरते हैं अकेले रहने से, असफल होने से, अस्वीकार होने से। लेकिन अगर हम इस डर को समझ लें, तो ये डर हमें मजबूत बना सकता है। वो कहती है, डर को भगाने की कोशिश मत करो, उसे बैठाकर बात करो। जब आप अपने डर को स्वीकारते हैं, तो आप पाते हैं कि वो उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। डर हमें सतर्क करता है, हमें सीमाएं दिखाता है और हमें अपने भीतर छिपी क्षमता से मिलवाता है। लेखिका बताती है कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि ये आत्मा का संगीत है। हमेशा बोलने, साबित करने, समझाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन हमें स्पष्टता देता है। ये हमें अपने विचारों की गहराई तक जाने का अवसर देता है। जब हम बोलना बंद करते हैं, तो सुनना शुरू करते हैं, और तब हम खुद को और दूसरों को वास्तव में समझ पाते हैं। लेखिका बताती है कि अकेलेपन की कला का सबसे सुंदर पक्ष है सादगी। हमारे जीवन में जितनी कम चीजें होंगी, उतनी ज्यादा स्पष्टता और शांति होगी। सादगी का मतलब सिर्फ भौतिक चीजों में कमी नहीं, बल्कि मन की भी सादगी है। कम इच्छाएं, कम अपेक्षाएं और अधिक कृतज्ञता। वो कहती है, सादगी तुम्हें अमीर बनाती है, क्योंकि तुम्हें जरूरत से ज्यादा की लालसा नहीं रहती। रेणुका गोवरानी कहती है, शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर से निकलती है। हम बाहर भागते रहते हैं, यात्राएं, रिश्ते, काम, शौक, लेकिन असली शांति तब आती है जब हम खुद से सामंजस्य में होते हैं, जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक दिशा में ले आते हैं। शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई शोर नहीं,
बल्कि इसका अर्थ है उस शोर के बीच भी मन का स्थिर रहना। किताब के इस हिस्से में लेखिका कहती है, जब तुम अपने भीतर घर बना लेते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें कभी बेघर महसूस नहीं करा सकती। ये घर कोई जगह नहीं, बल्कि एक भावना है जहां तुम्हें अपनापन, भरोसा और स्थिरता मिले। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने भीतर वो सुरक्षित स्थान बना लेते हैं जहां आप लौट सकते हैं जब भी दुनिया भारी लगे। लेखिका के अनुसार कई लोग इसलिए शांति नहीं पा पाते क्योंकि वो खुद से नाराज रहते हैं। गलतियां, पछतावे और अधूरे रिश्ते, ये सब हमारे भीतर बोझ बन जाते हैं। वो कहती है, जो खुद को माफ नहीं कर सकता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। खुद को माफ करना आत्मस्वीकृति का पहला कदम है। ये स्वीकार करना कि हाँ, मैंने गलती की, लेकिन मैं उससे सीखा भी। लेखिका कहती है कि अकेलापन हमें एक ऐसा उपहार देता है, समय, वो समय जो हम दूसरों को खुश करने या दिखावा करने में गवा देते थे, अब हमारे पास खुद के विकास के लिए होता है। वो कहती है, समय ही असली संपत्ति है, उसे दूसरों पर नहीं, अपने सपनों पर खर्च करो। इस समय का उपयोग सीखने, पढ़ने, लिखने या किसी नई कला में करो। ये आत्मविकास का दौर है, इसे बर्बाद मत होने दो। रोहित ने महसूस किया कि वो हमेशा अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ता आया है। दोस्त हों तो खुश, तारीफ मिले तो आत्मविश्वास बढ़े, और सोशल मीडिया के लाइक्स ही उसकी खुशी का मापदंड बन चुके थे। लेकिन अब उसे समझ आया कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। उसने सोचा, अगर अकेलापन एक जेल है तो क्या मैं खुद अपना जेलर हूं? किताब में लिखा था, ज्यादातर लोग अपने अंदर इतने शोर में जीते हैं कि अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। अकेले रहना सिर्फ बाहर से अकेला होना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के व्यक्ति से मिलना है। जब हम खुद से बात करना शुरू करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी असली जरूरतें क्या है, हमें क्या चाहिए और क्या बस समाज की अपेक्षा है। वो लिखती है, अकेलापन आपको अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनना सिखाता है, और यही है आत्म जागरूकता की शुरुआत। जब तक हम अपनी कंपनी को एंजॉय करना नहीं सीखते, तब तक हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। लेखिका कहती है कि अकेलापन वही समझ सकता है जिसने खुद को सुनने की कोशिश की हो, क्योंकि जब आप खुद को सुनते हैं तब आप दूसरों की आवाजों से मुक्त होते हैं। वो लिखती है, अकेलापन आपको अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनना सिखाता है, और यही है आत्म जागरूकता की शुरुआत। जब तक हम अपनी कंपनी को एंजॉय करना नहीं सीखते, तब तक हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। ये बात रोहित के दिल को छू गई। उसे याद आया कि जब वो कॉलेज में था तब भी वो हमेशा ग्रुप में रहने की कोशिश करता था, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे अकेला न समझें। वो पार्टियों में जाता था, भले ही उसका मन न हो, बस इसलिए ताकि उसे कूल समझा जाए। लेकिन अब उसे एहसास हुआ, असली आजादी तभी मिलती है जब हम अपनी कंपनी को अपनाना सीख लेते हैं। उसने उस दिन से अपनी सोच बदलने का फैसला किया। पहले अगर कोई शुक्रवार की रात उसे किसी प्लान में इनवाइट नहीं करता तो उसे बुरा लगता था, लेकिन अब उसने तय किया वो अपने अकेले वक्त को एंजॉय करेगा। उसने तय किया कि वो खुद के साथ वैसा ही समय बिताएगा जैसे वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिताता है। पहली बार उसने खुद को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने का सोचा। पहले तो उसे अजीब लगा, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, यही तो दिक्कत है, हमें हमेशा लगता है कि दुनिया हमें देख रही है, जबकि असलियत यह है कि हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है। धीरे धीरे रोहित ने खुद के साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी कैफे में किताब पढ़ना, कभी बिना किसी प्लान के शहर की गलियों में घूमना, तो कभी पार्क में बैठकर लोगों को देखना। अब उसका अकेलापन बोझ नहीं, बल्कि आजादी लगने लगा। एक रात जब सब सो चुके थे, रोहित बालकनी में बैठा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर से आती गाड़ियों की आवाज उस खामोशी को और गहरी बना रही थी।
वो सोचने लगा, आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूं? जब सब कुछ है तो ये खालीपन क्यों? जवाब उसे बाहर नहीं, भीतर मिला। उसे महसूस हुआ कि वह दुनिया के हर व्यक्ति को जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुद को कभी नहीं समझा। शायद इसलिए जब भी वो अकेला होता, बेचैनी उसे घेर लेती थी। उस रात रोहित ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसे उसने कॉलेज के दिनों में खरीदा था, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया था। पहली बार उसने खुद से सवाल किए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है? क्या मुझे खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगता है? और उसने ईमानदारी से उनके जवाब लिखे। पहली बार उसने खुद के साथ बिना जजमेंट के बातें की। ये किसी अजनबी से बात करने जैसा था, लेकिन वो अजनबी कोई और नहीं, वो खुद था। डायरी लिखने के कुछ दिन बाद रोहित ने मेडिटेशन शुरू किया। पहले तो उसे बहुत अजीब लगा। जैसे ही वो बैठता, उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगते। ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, दोस्तों के बर्थडे, सोशल मीडिया पोस्ट्स। ध्यान लगाना तो दूर, उसका मन और बेचैन हो जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया, अब उसके विचार पहले की तरह बेकाबू नहीं थे। वे उसके नियंत्रण में आने लगे थे। ये वैसा ही था जैसे किसी शोरगुल भरे कमरे में अचानक सब चुप हो जाए और आप अपनी भीतर की आवाज पहली बार सुने। अब वो खुद से सवाल करता, क्या मैं खुश हूं? पहले इसका जवाब हमेशा दूसरों से जुड़ा होता था। हां, जब मैं दोस्तों के साथ होता हूं। हां, जब मुझे तारीफ मिलती है। लेकिन अब जवाब बदलने लगे थे। हां, जब मैं खुद को समझ पाता हूं। हां, जब मैं बिना दिखावे के अपने लिए जीता हूं। धीरे धीरे रोहित को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में हर किसी से बातचीत की थी, सिवाय खुद के। उसे याद आया कि बचपन में वो खुद से बातें करता था, कभी आईने के सामने, कभी तकिए में मुंह छुपाकर। लेकिन बड़ा होते होते उसे सिखा दिया गया कि खुद से बात करना अजीब है। पर उसने सोचा, क्यों अजीब? अगर मैं दूसरों से बात करके उन्हें समझ सकता हूं, तो खुद से बात करके खुद को क्यों नहीं समझ सकता? रोहित ने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। जब वो किसी परेशानी में होता, तो खुद से पूछता, अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त मुझसे यही सवाल पूछता, तो मैं उसे क्या सलाह देता? और फिर वही सलाह खुद पर लागू करता। धीरे धीरे उसने खुद से एक दोस्त की तरह पेश आना शुरू कर दिया। न्याय करने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला दोस्त। अब रोहित की जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह उठते ही फोन चेक करने की जगह वो डायरी लिखता। ऑफिस में लंच ब्रेक में दूसरों की बातें सुनने की जगह खुद से बात करता। और रात को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह ध्यान लगाता। अब उसे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं थी। अगर कोई दोस्त प्लान कैंसिल करता, तो उसे बुरा नहीं लगता। वो खुशी खुशी खुद के साथ वक्त बिताता। अब उसे समझ आ गया था, शांत रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कुछ करना। कुछ महीनों बाद रोहित अपने पसंदीदा कैफे में बैठा था। इस बार अकेला, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट। उसके सामने खुली थी उसकी डायरी और हाथ में था कॉफी का कप। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब अकेला महसूस करता हूं? और इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि जवाब था, नहीं, अब मैं खुद के साथ हूं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें यही सिखाती है कि खुद के साथ समय बिताना कोई सजा नहीं, बल्कि एक वरदान है। जब आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख जाते हैं, तो दुनिया के शोर में भी आपके भीतर शांति रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको ऐसी ही किताबों की कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, सोच भी बदल देती है।